ये सेकंड गवर्नर जनरल था आप लोगों का बंगाल का, कॉर्नवालिस, और इसका टाइम होगा 1786 से 1793 तक। ये भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं देगा। जो कॉर्नवालिस था बच्चों, इसने भी आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, जैसे ये आपके यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स करता है, जैसे ये आपके यहाँ पर रेवेन्यू का रिफॉर्म करता है। ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ अमेरिका। यह अमेरिका का अंतिम गवर्नर था। तो इसका मतलब अमेरिका जो होगा बच्चों वो ब्रिटेन के हाथों से निकल चुका होगा। ओके, अमेरिका इज नो मोर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ये उसकी अधिक कॉलोनी नहीं रह पाया। तो ब्रिटेन को बच्चों अगर 100 रुपये आता होगा तो उसमें से वो 50 रुपये भारत से ले रहा होगा, 50 रुपये अमेरिका से ले रहा होगा रेवेन्यू के रूप में। लेकिन अब अमेरिका हाथ से निकल गया तो इसका मतलब ब्रिटेन के सामने एक बड़ी चुनौती ये आई कि इंडिया को कैसे डेवलप करें कि एक रेवेन्यू का हब बन जाए, ताकि वो 100 के 100 रुपये अब इंडिया से ही लेता रहे। ठीक है, अब ये काम किसके जिम्मे सौंपे गया है? कॉर्नवालिस के जिम्मे सौंपे गया। अब कॉर्नवालिस ने सबसे पहले रेवेन्यू के रिफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू। रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू, राजस्व में सुधार। ओके, देखो रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू में आपके यहां पर जो कॉर्नवालिस था बच्चों, ये एक जमींदार परिवार से हुआ करता था। ठीक है, अब एक है ये जमींदार। तो जब जमींदार होगा बच्चों तो इसकी मानसिकता भी कुछ वैसी ही होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो इसलिए कॉर्नवालिस के सामने चुनौती ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू को कैसे परमानेंट किया जाए। ठीक है, उसके रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। एक तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए क्या? रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, दूसरा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए बच्चों? रेवेन्यू ज्यादा चाहिए। बोलो हाँ है ना। और रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, एक्सपेंडिचर कम चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब रॉ मटेरियल जब इसको ज्यादा चाहिए बच्चों यहां पर, तो आपके लिए एक नई व्यवस्था को लेकर आएंगे ये लोग, जिसका नाम होगा जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ओके, तो बच्चों आप लोग के यहां पर जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त आएगा इस समय पर। ओके, आप लोग जानते हैं कि इस समय पर आपका गवर्नर जनरल कौन है? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने इसमें हेल्प लेने के लिए बेसिकली दो और लोगों का सहारा लिया है। एक तो जॉन शोर है, जॉन शोर, ठीक है, और एक है बच्चों जेम्स ग्रांट। अभी तुम लोगों को मैं केवल इसके बता रहा हूं कि ये कैसे कैसे आगे बढ़ी है, अभी पूरा समझाऊंगा मैं तुम लोगों को इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर तुम लोगों ने बच्चों ये समझ लिया तो ये मान लो कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का एक बड़ा हिस्सा समझ लिया है तुम लोगों ने, कि रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करते थे, ये हम लोग समझ चुके होंगे। ओके, तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि ये तीनों के तीनों यहां पर बैठकर विचार करेंगे कि बेसिकली इसको बनाया कैसे जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनके सामने ये होगा कि भैया आपका जो प्रोडक्शन करता है एग्रीकल्चर का, वो कौन करता है? फार्मर करता है, किसान करता है। और उसी प्रोडक्शन में बच्चों जमींदार भी सहायता करता है। बोलो हाँ है ना। अब जमींदार को जमीन का मालिकाना हक दे कि किसान को जमीन का मालिकाना हक दे? पहला क्वेश्चन ये है। अब मैंने इसके आगे लगा दिया है क्या? क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन इनके सामने ये आया कि अगर हमने इनको किसी को भी मालिकाना हक दिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जो टैक्स का रेट है वो कितना किया जाए? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। ओके, तीसरा क्वेश्चन इनके सामने ये आया कि जो आपने टैक्स रेट बनाया है, ठीक है, उसको बच्चों कितने समय के लिए किया जाए? ठीक है, तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा इन लोगों को?
फिक्स करना पड़ेगा। ओके तो बेसिकली आपके यहां पर 3 क्वेश्चन आए इनके सामने कि जो फार्मर्स हैं उनको दिया जाए जमीन, के जमींदार को जमीन दिया जाए, टैक्स रेट क्या होना चाहिए और टाइम कितना होना चाहिए इसका। ठीक है, और इसमें 3 फैसले लेंगे ये 3 व्यक्ति, कॉर्नवालिस, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। ओके अब ये फैसला कैसे लेंगे आप लोग इसको जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये कैसी व्यवस्था होती है। ठीक है, देखो इधर, तुम ये मान के चलो कि ये एक बच्चों जमीन का टुकड़ा है। ये जो वाली जो तुम लैंड देख रहे हो, ये वाली, ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों जिरात की लैंड। किसकी लैंड? ओके दूसरा बच्चों जो तुम ये वाली लैंड देख रहे हो, जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, इसको बोलते हैं बच्चों रैयत की लैंड। ओके जो बच्चों मैं आप लोगों को इस कलर से दिखा रहा हूं, पिंक, ये है बच्चों कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि। ओके अब आपकी ये लैंड जो है बच्चों ये पाई जाएगी गांव के अंदर। ओके तो आपके भारत के अंदर शुरुआत से क्या चलता आएगा कि इस लैंड से आप लोगों को टैक्स को कलेक्ट करना है। ओके ये जो आप लोग जिरात की लैंड देखे हैं बच्चों, ये जिरात की जो लैंड है इस पर किसी भी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होगा। ठीक है, और जो ये वाली लैंड है जिरात की लैंड, ये रहेगी जमींदार के पास। किसके पास रहेगी बच्चों? जमींदार के पास। बट जमींदार के पास ये लैंड जरूर है, बट जमींदार इसका मालिक नहीं है। ओके साथ में आप लोग देखोगे तो रैयत की लैंड आप लोग देखोगे तो जो रैयत की लैंड है बच्चों ये रहेगी आपके फार्मर, किसान के पास। ओके लेकिन किसान भी इसका मालिक नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैं 1000 बीघा इसको लेता हूं टोटल। कितना बीघा ले रहा हूं? 1000 बीघा। ओके बीघा आप लोगों ने सभी ने सुना है ना, तो ये 1000 बीघा का एक लैंड है। ठीक है, तो 1000 बीघा में से अगर मैं देखूं बच्चों तो ये वाला जो लैंड है ये होगा 200 बीघा का लैंड, और ये वाला जो लैंड होगा ये कितने बीघा का होगा? 800 बीघा का लैंड होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितनी हो गई? 1000 बीघा हो गई। इस 1000 बीघा में से 200 बीघा है जमींदार का लैंड और 800 बीघा है बच्चों किसका लैंड? किसान का लैंड। ठीक है, फार्मर के पास है, बट ना जमींदार इसका मालिक है ना ही किसान इसका मालिक है। ठीक है, जमींदार क्या करता है? जमींदार किसान की हेल्प करता प्रोडक्शन करने में, और किसान बच्चों उस हेल्प से बच्चों इस भूमि पर, पूरी भूमि पर क्या करता? प्रोडक्शन करता। इसका मतलब जमींदार एंड द फार्मर्स आर बोथ आर इंटरकनेक्टेड। बोलो इसके नो फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, जो जमींदार होगा, जो किसान होगा बच्चों में एक दूसरे के साथ सहसंबंधी थे, सहजीवी थे, क्योंकि वे एक दूसरे के बिना उत्पादन नहीं कर पाते थे। ठीक है, ओके ये होगी आप लोगों की सामुदायिक भूमि। और इस सामुदायिक भूमि को अगर तुम देखोगे तो बच्चों इसी में आएगा तुम्हारा इरिगेशन लैंड, इसी में आएगी तुम्हारी फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जो सिंचाई की भूमि है, जो तुम्हारी जंगल की भूमि है बच्चों, वो सारी की सारी समुदाय भूमि में आती थी। ठीक है, अब इस इरिगेशन, ये सपोज करें ऐसे नहर बह रही है कोई, है ना, या नदी बह रही है कोई, ठीक है,
तो ये भूमि नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा सामुदायिक भूमि में आएगी, और इस नदी के पानी का उपयोग कौन करेगा? जमींदार भी करेगा और साथ में किसान भी करेगा। इसका मतलब ये ऐसी भूमि थी जिसका उपयोग पूरा गांव मिलकर करता था आपस में। बोलो हाँ। ओके, तुम्हें समझ में आया स्ट्रक्चर कैसा था? बोलो इसके। अब बताओ कि आपके यहां पर पहले टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, तो इस भूमि से किया जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन तो ये कर रही है ना? तो बताओ क्या इस भूमि पे मैं कह सकता हूं कि जमींदार का मालिकाना हक है? बोलो हाँ या ना? नहीं। क्या इस भूमि पे मैं कह सकता हूं किसान का मालिकाना हक है? बोलो यस या नो? नहीं। क्या सामुदायिक भूमि पे किसान का मालिकाना हक है? नहीं। और जमींदार का? वो भी नहीं। बोलो है ना? इसका मतलब बच्चों इस भूमि पर जहां प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, वहां पे कोई भी मालिक नहीं है। आप समझे कि नहीं? बोलो हाँ ना? ठीक है। अब आया आपके यहां जमींदारी सिस्टम। देखो अगर ये स्ट्रक्चर समझ गए तो जमींदारी अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। अब आपके यहां आया बच्चों जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और जमींदारी सिस्टम ने किया क्या कि आपके यहां पर जो जीरात का लैंड था, जो रैयत का लैंड था और जो साथ में कम्युनिटी लैंड था, उन तीनों लैंड्स को बच्चों इन्होंने दे दिया किसको? जमींदार को। समझे? तो कॉर्नवालिस क्योंकि खुद एक जमींदार था, इस वजह से उसके ऊपर जमींदारी मानसिकता का प्रभाव था। तो जमींदार ने किया, इस कॉर्नवालिस ने किया क्या कि किसान वर्सेस जमींदार में जमींदारों को चुना मालिकाना हक के रूप में। ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ ना? आज से इसने कहा कि भैया जो जीरात का लैंड है, ये ऊपर वाला जो रैयत का लैंड है, और जो ये सामुदायिक भूमि है बच्चों, ये तीनों की तीनों भूमियां जमींदार को मालिक के रूप में दी जा रही हैं। किसके रूप में? मालिक के रूप में। ओके, इनको ओनर बना दिया गया है जमींदार को इस भूमि का। अब मालिक के रूप में अगर भूमि दी जाएगी तो आप मुझे बताइए कि जो जमींदार होगा वो इस भूमि को क्रय और विक्रय दोनों कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बोले इसके मतलब बेच भी पाएगा और खरीद भी पाएगा, बाय एंड सेल हो पाएगा। बोलो हाँ ना? ठीक है। ये एग्रीकल्चर का लैंड था, पहले इसका कोई मालिक नहीं था, लेकिन अब जमींदारी व्यवस्था से जमींदार इसका मालिक बन गया। इसका मतलब बच्चों ये भूमि क्रय और विक्रय की जाएगी, बाय एंड सेल की जाएगी। इट मींस मैं कह सकता हूं कि भारत में कॉर्नवालिस बच्चों है, एग्रीकल्चरल लैंड का कॉमर्शलाइजेशन किसने किया है? आप लोगों के यहां पर कॉर्नवालिस ने किया है, पहली बार ऐसा कर रहा है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो ठीक है। तो इसलिए कॉर्नवालिस क्या कर रहा है? कॉमर्शलाइज कर रहा है इस लैंड को। ओके, ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम दो चीज समझे। क्या समझे हम लोग? कि जमींदार को मिल गया और दूसरा कॉमर्शलाइज हो चुका है लैंड। ठीक है। आज से बच्चों यहां पर से तो जमींदार जो है टैक्स देगा इस लैंड पे जो प्रोडक्शन होगा, लेकिन इस लैंड को बच्चों जमींदार के लिए कैसा रखा गया? टैक्स फ्री रखा गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जो सांप्रदायिक भूमि है, मतलब इसमें जो आपकी जंगल की भूमि आती है, इरिगेशन का लैंड आता है, इसको जमींदार यूज करेगा बेटर तरीके से। और क्योंकि जमींदार के रिलेशन है किसानों से, इसलिए किसान यहां प्रोडक्शन करेंगे, जमींदार के पास ये लैंड रहेगा, तो जमींदार इसका यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने सोचा। ओके, अरे बोलो है ना? दूसरा बच्चों, इन्होंने कहा कि भैया जितना भी यहां पे प्रोडक्शन होगा, ध्यान से सुनो, जितना भी यहां पे प्रोडक्शन होगा उसका 10/11 रेशो आप लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ेगा, और 1/11 रेशो जमींदार अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो 10/11 किसको पे करेंगे? ब्रिटिश को। ठीक है, और 1/11 किसके पास आ गया? जमींदार के पास आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? दूसरा बच्चों, इन्होंने ये क्या किया, कॉर्नवालिस ने आपके यहां पर 1790 के आसपास इस व्यवस्था को शुरुआत किया है, जमींदारी सिस्टम को। और जमींदारी व्यवस्था को शुरुआत करने के बाद ये भारत में बंद हुई है जब आपका देश आजाद हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब तब से तब तक की ये आपके जमींदारी सिस्टम ही चलती रही है। बोलो हाँ ना? अब जमींदारी सिस्टम चली, इसका मतलब ये परमानेंट हो गई कि नहीं हो गई? बोलो इसके नो। इसमें क्या किया गया? इस रेट को फिक्स किया गया, यानी कि जमींदार कितना पे करेगा? 10/11 पे करेगा, जब तक ब्रिटेन भारत को छोड़कर चला नहीं जाता है। आप समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? मजदूर बन गए बच्चे। ठीक है, अब सुनो जरा, मैं आप लोगों को पीछे पेज में लेके चलता तो मैंने आपको बताया था कि जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में 3 क्वेश्चन थे बेसिकली, किसान वर्सेस जमींदार, टैक्स रेट क्या होगा, टाइम क्या होना चाहिए, है ना?
अब बताओ इनके आंसर तुम लोगों को मिले कि नहीं मिले, बोला इसके नो। ओके, बताओ जरा मुझे, जमींदारी व्यवस्था में किसान वर्सेस जमींदार में किसको चुना गया है बच्चों? जमींदार को चुना गया है, ठीक है। इसमें टैक्स रेट क्या रखा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? 10/11 और 1/11 का। ओके, साथ में यहां पे टाइम क्या रखा गया है बच्चों? जब तक ब्रिटिश रहेंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसका मतलब परमानेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, बोलो यस कि नो, ठीक है। और जब परमानेंट किया जाएगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यही है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। जमींदारों को जमीन दिया गया तो जमींदार व्यवस्था, बोलो समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब क्वेश्चन पे पूछता हूं, जमींदार व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के टाइम पे शुरू हुई है? बोलो कॉर्नवालिस के टाइम पर, ठीक है। जमींदार व्यवस्था को बनाने वाले 3 लोगों के नाम बताइए, कॉर्नवालिस, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, ठीक है। कितना टैक्स को चुना गया था? 10/11 में। किसके साथ व्यवस्था की गई थी? जमींदारों के साथ। टाइम क्या रखा गया था? परमानेंट रखा गया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, वापस आ जाओ इस पेज पे। अब जमींदार ये थे, किसान यहां था और इधर के था, ठीक है। अब बच्चों जब इस व्यवस्था को बनाया गया तो बेसिकली हुआ क्या कि क्रय विक्रय शुरू हुआ, कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ आपके लैंड का, ठीक है। आपका जो फार्मर है वो बन गया बंधुआ मजदूर, ओके। साथ ही साथ में बच्चों तुम जमींदार को देखोगे तो पाओगे कि जमींदार को एक टैक्स फ्री लैंड दिया गया है ताकि आप क्रॉप को डेवलप कर सके, प्रोडक्शन को हाइक बना सके, परंतु जमींदार इसका उल्टा ही उपयोग करता है। आगे चल के तुम देखोगे कि पहले अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 रुपये मिलते थे इस परमानेंट सेटलमेंट से, और अगर जमींदार को 10 रुपये मिलता था बच्चों इसकी कमाई में, तो आगे चलकर तुम पाओगे कि जमींदार के 2000 रुपये हो गए और ब्रिटिश वही 100 रुपये पर रह गई। समझे कि नहीं? इसका मतलब इसमें जमींदारी व्यवस्था में तरक्की असल मायनों में किसकी हुई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसान की कि जमींदार की? जमींदार की। समझे कि नहीं? और यहां पर किसान का तो बच्चों इतना ज्यादा शोषण शुरू हो गया कि किसान यहां बंधुआ मजदूर बनकर रह गया, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाया। एक